So students, we was discussing group 14 elements, okay? और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी हमने कल डिस्कस कर ली थी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी. जैसे हमें पता है ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कौन सी होगी? +4. ठीक, बट मैक्सिमम -2 क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये वाले जो ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स हैं दे शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ओके, क्लियर. बट +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें जब भी ये आएंगे उसमें ये कोवलेंट कंपाउंड ही बनाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है +4 वाला कैटायन तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. ठीक है, तो इट मींस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये +4 वाला कैटायन बन जाएगा. ऑक्सीडेशन स्टेट और कैटायन का चार्ज बनने में डिफरेंट चीज होता है. ठीक है, क्लियर. जैसे यहाँ पे बाद में यही पॉइंट लिखा हुआ है, सिंस द सम ऑफ द फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज वेरी हाई, कंपाउंड्स इन +4 ऑक्सीजन स्टेट्स आर जनरली कोवलेंट इन नेचर. ओके, बट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे आपको पता ही है इसका बना लें, यही था ना ग्रुप. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है, जो नीचे वाले हैं वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में रहना पसंद करते हैं. ओके, in the have यहाँ पे लिखा हुआ है, in the heavier members the tendency to show +2 oxygen state increases in the sequence like this. डाउन द ग्रुप बढ़ रही है. ओके, उसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट है. क्लियर. जैसे the relative stability of these two oxygen states vary down the group. कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो +1 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 बड़ी रेयर शो करते हैं. ये नहीं कि नहीं करते, करते हैं बट रेयर. Germanium forms stable compounds in +4 state and only few compounds in +2 state. Tin forms compound in both oxidation state. Tin मतलब SN. और जो lead है ये +4 में बनाता ही नहीं है, ये बहुत कम है +4 में रहे, ये +2 में आना पसंद करता है. ओके, lead compounds in +2 states are stable and in +4 state are strong oxidizing agent, क्योंकि वो फटाफट से खुद को रिड्यूस करके +2 में लाना चाहेंगे, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. ठीक, अगर आपको कोई पूछ ले कि PbCl4 और PbCl2 में से स्टेबल कौन है ज्यादा, तो दिस विल बी द मोर स्टेबल. ओके, और PbCl4 में जो लेड है वो फटाफट से रिड्यूस होके Pb+2 में आने की कोशिश करेगा. ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन टेट्रावेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल. जैसे CCl4 में अगर बात करें, CCl4 में कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गए लाइक दिस. ओके, ठीक. तो CCl4 के केस में जो कार्बन है ना तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना तो वो हाइपर वैलेंट है, तो उसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल प्रिसाइज हुए हैं. तो बीइंग इलेक्ट्रो प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम नहीं करते. ऑल्दो कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवलेंसी मोर देन 4, अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप कैन डू सो. ठीक है, और कार्बन जो है वो तो अपनी कोवलेंसी 4 से ज्यादा शो करवा भी नहीं सकता, मतलब मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है. वेयर एज अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन डू, अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप जो है वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी कोवलेंसी 4 से ज्यादा शो करवा सकते हैं. जैसे इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो जैसे कार्बन और सिलिकॉन. ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2. सिर्फ हमने बैलेंस देखनी है, तो क्या बनी 2s2 2p2 लाइक दिस. अब इसको एक्साइट करो, आप एक्साइट करोगे तो क्या होगा, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे और चारों हाफ फिल्ड में 4 क्लोरीन आके बॉन्ड बना सकते हैं. 2d तो होता ही नहीं है, तो वो वाला एम्प्टी ऑर्बिटल तो है नहीं. तो इट मींस कार्बन मैक्स टू मैक्स 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, वो भी नॉर्मल वाले. उसके अलावा वो और कोई बॉन्डिंग शो नहीं करवा सकता. बट अब इससे नीचे वाले मेंबर की बात करते हैं, सिलिकॉन. सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p2. तो सिलिकॉन की ग्राउंड स्टेट ये बनी, 3d है बट खाली है. अब इसको सिलिकॉन को अगर एक्साइड कर दिया जाए तो होगा क्या, इसके पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन गए.
बट ये डी में से भी दो ऑर्बिटल ले सकता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इट मींस जो सिलिकॉन है वो अपनी कोवलेंसी 6 भी शो करवा सकता है, बट जब वो अपनी कोवलेंसी 6 शो करवाएगा तो उसमें से 4 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे जो शेयरिंग से बनते हैं, और 2 डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड वाले होते हैं वो दोनों एक ही कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, शेयरिंग में दोनों आते हैं, शेयरिंग दोनों करवाते हैं। ओके, क्लियर। तो सिलिकॉन की यहाँ कोवलेंसी 6 इसलिए हो पाई क्योंकि इसमें 3D एम्प्टी ऑर्बिटल था, बट कार्बन अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी 4 ही शो करवा पाता है क्योंकि इसमें 2D एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता। ओके, क्लियर। तो यही वाले पॉइंट, मतलब जैसे आपका ग्रुप 13 में पॉइंट्स थे वही वाले पॉइंट्स हैं इसमें, कि जैसे फर्स्ट मेंबर हम कहते हैं वो थोड़ा सा ऑपोजिट चलता है अपने बाकी ग्रुप मेंबर से। क्यों चलता है? क्योंकि इसका एक तो स्मॉल साइज, दूसरा इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। ओके, अब चलो वन बाय वन अब केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के टुवर्ड रिएक्टिविटी, all members when heated in oxygen forms oxide. There are mainly two type of oxide जो ये बनाएंगे, या तो ये मोनोऑक्साइड बनाएंगे या तो ये डाइऑक्साइड बनाएंगे। अगर मोनोऑक्साइड बनाएंगे तो उनका फॉर्मूला MO होगा, जहां पे M जो है वो एलिमेंट को डेजिग्नेट कर रहा है, और अगर डाइऑक्साइड बनाएंगे तो वो MO2 होगा। जैसे कार्बन का ले लो, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सिमिलरली सिलिकॉन का सिलिकॉन ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, और इसमें एक बात खास नोट करने वाली क्या है, ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स आर जनरली मोर एसिडिक देन दोज इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कार्बन के केस में ही हमने पढ़ा हुआ है कि इसके दो ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कौन सी होती है? +4, और कार्बन मोनोऑक्साइड में +2। इट मींस अगर आपका सेंट्रल एटम जितनी ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उतने ही चांसेस हैं कि वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। इसलिए द ऑक्साइड्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ओके, वेयर एज कार्बन मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, ओके, इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रल। ओके, और ये वाले जो टिन और लेड के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इसका रीजन ये भी है क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे आपको पता है मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ओके, तो उसकी वजह से ये जो है ये थोड़ा सा मेटलॉइड टाइप हो गए, इसकी वजह से दे आर फॉर्मिंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन नेचर। और यहाँ पे टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। अगर मोनोऑक्साइड्स में देखें तो वो ये नेचर है उनका, और डाइऑक्साइड्स में देखें तो उनका ये नेचर है। ठीक, अगर मान लो हम सेम मेटल के मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड की बात करें तो जो डाइऑक्साइड होगा उसका, उस मेटल का, उसमें उसमें सॉरी मेटल नहीं, एलिमेंट। ठीक, जो डाइऑक्साइड होगा उसमें जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ग्रुप 14 वाला, उसकी ऑक्सीजन स्टेट हायर होगी एज कंपेरिजन टू दी लोअर मोनोऑक्साइड से, जिसकी वजह से ये जो है ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेरिजन टू दिस। सबसे बड़ी एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। ओके, उसके बाद एक ये प्रॉब्लम करते हैं, सिलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 दैट फॉर्म्स द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। जिसके ऑक्साइड्स जो हैं, जिसका ऑक्साइड सबसे एसिडिक होता है वो है कार्बन। कार्बन का जो डाइऑक्साइड है दिस इज द मोस्ट एसिडिक आउट ऑफ ग्रुप 14। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड, इनमें से ये जो डाउन द ग्रुप है ये एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ओके, सेकेंड, कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में फाउंड होता है? लेड +2, क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, यूज्ड एज सेमीकंडक्टर, जिसको एज अ सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है वो दो ही हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है दे आर यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो लो होती है, ओके, बट इंसुलेटर से ज्यादा होती है। मतलब जब इनको ठीक ठाक कंडक्शन करवानी होती है तब इनको यूज किया जाता है। मान लो आप बिल्कुल
स्ट्रॉन्ग कंडक्शन नहीं करवाना चाहते, तो एट दैट टाइम यू विल यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। वाटर की टुवर्ड रिएक्टिविटी में आपके पास क्या है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। इनको वाटर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। याद करने के लिए, जैसे कार्बन का तो आपको पता ही है, ग्रेफाइट को अगर पानी में डुबो के रख दें, मतलब आपकी पेंसिल की लेड को अगर पानी में डिप करके रख दें तो क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा उसको, पेंसिल की लेड को? नहीं। ओके, सिलिकॉन और जर्मेनियम भी ऐसे ही हैं। बट टिन डिकम्पोजेज स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। टिन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है, मतलब वाटर की गैसेस फॉर्म के साथ रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म इट्स डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर। हालांकि लेड को तो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था टिन से, बट लेड यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनअफेक्टेड बाय वाटर है। क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर अपनी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की फिल्म बना लेता है। मतलब आपको बताइए, जिन जैसे ये लेड है, अगर लेड के ऊपर लेड के ऑक्साइड की फिल्म बन गई है, लेड ऑक्साइड, तो उससे क्या होगा, उससे जो अंदर वाला लेड है वो बचा रह जाएगा। तो इसलिए लेड जो है वो वाटर से रिएक्ट इसलिए नहीं करवाता, बिकॉज इट फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म ऑन इट्स सरफेस। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजेंस। हैलोजेंस के टुवर्ड रिएक्टिविटी में, जैसे कि हमें पता है ग्रुप 14 वाले जो हैं वो दो तरह के ऑक्सीजन स्टेट शो करवाते हैं, या तो +2 या तो +4। ठीक, तो अगर +2 शो करवाएंगे दे विल फॉर्म डायहालाइड, अगर +4 शो करवाएंगे दे विल फॉर्म टेट्राहालाइड। एक्सेप्ट कार्बन, ऑल अदर मेंबर्स react directly with halogens under suitable condition to make halides। कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी आपके मेंबर हैं, जैसे आपको पता ही है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, टिन, लेड, ये सारे मेंबर हेलोजेंस के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे सीधा क्लोरीन गैस से रिएक्ट किया और आप अपना हेलाइड बना लिया। ओके, एंड मोस्ट ऑफ दी टेट्राहेलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर। जैसे मैंने आपको बोला था कि टेट्राहेलाइड्स में जो सेंट्रल एटम है वो +4 स्टेट में होगा, और अगर +4 ऑक्सीजन स्टेट में होगा उसकी वजह से कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा ना। ओके, और जो ये टेट्राहेलाइड है इनमें जो सेंट्रल एटम है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करवाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कार्बन के केस में अगर CCl4 की बात करें तो कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है। ओके, और शेप कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल विल बी इन दी शेप। एक्सेप्ट टिन टेट्राफ्लोराइड एंड लेड टेट्राफ्लोराइड विच आर आयनिक इन नेचर। जैसे कि हमें पता है, हमने बोला ना कि जो ये टेट्राफ्लोराइड टेट्राहालाइड्स बनते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, बट टिन टेट्राफ्लोराइड और लेड टेट्राफ्लोराइड जो होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। ओके, दे आर नॉट ऑफ कोवलेंट नेचर। इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो टिन का +4 वाला आयन होगा विद इन दी मॉलिक्यूल, और लेड का जो +4 वाला आयन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी हाई नहीं होगी, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होगा, जिससे कैटायन और आयन के बीच में आयनिक कैरेक्टर मेंटेन रहेगा। ओके, फजान रूल के अकॉर्डिंग अगर कैटायन बड़ा हो जाए साइज में तो उसकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी तो होगा क्या, जो अनायन है उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी, अगर पोलराइजेबिलिटी कम होगी उसकी वजह से क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, लेड टेट्रा आयोडाइड does not exist because lead iodide bond initially formed during the reaction does not release enough energy to unpair 6s2 electron and excite one of them to the higher orbital to have 4 unpaired electron around lead। ठीक, जो लेड टेट्रा आयोडाइड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आप बोलोगे क्यों, अब इसकी मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जैसे इन्होंने तो दे दी है, एक मैं भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ सिंपल सी। देखो, लेड जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जीनॉन 6s2 6p2। ठीक है, मतलब अब आउटर मोस्ट की अगर मैं बात करूं तो लेड की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 6s2 6p2। तो ये रहा 6s2, ये है 6p, ये है 6s। ठीक है, ये ठीक। अगर इसको लेड टेट्रा आयोडाइड बनना है, ये बनना है, तो इसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करवाने पड़ेंगे। वो कैसे होंगे, अगर एक्साइटेशन हो जाए, सॉरी यहाँ पे अगर एक्साइटेशन हो जाए ये वाली, ठीक, तो अगर एक्साइटेशन हो जाए तो आपके पास ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे, 6s और 6p। उसके बाद होगा क्या,
जो 4 क्लोरीन होंगे, जो 4 आयोडीन होंगे जिसके साथ इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, उनके साथ ही अपना कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, जैसे इसमें, है ना, क्लियर। बट प्रॉब्लम क्या है, बन तो रहे हैं एक्चुअल में। जब हम एक्साइटेशन करवाते हैं ना, ये वाली, जैसे हमने कहा ना कि ये एक्साइटेशन करवा दी हमने, ये वाली, ठीक है, इस एक्साइटेशन को भी एनर्जी लगती है, बिना एनर्जी के कुछ नहीं होता आजकल, बिना पैसे के कुछ नहीं ना होता आजकल। वैसे ही इस एक्साइटेशन के लिए एनर्जी तो लगेगी ना थोड़ी बहुत, ठीक है। ये एनर्जी, ये जो एनर्जी है, ठीक, अगर ये एनर्जी लेड जो है वो उधार ही लेता है, क्योंकि एक्साइटेशन करवाएगा उसके बाद तो बॉन्ड बनेंगे ना, पहले तो उधार ही लेना पड़ेगा, तो एक्साइटेशन करवाने के बाद बॉन्ड बनने हैं, तो एक्साइटेशन के लिए लगती है उधार की एनर्जी। तो चलो शुरू में उधार ये ले भी ले, लेट अस से कि ले लिया उधार इसने एनर्जी का, ठीक। तो इसको उम्मीद होती है कि कोई नहीं, जब मेरे साथ 4 आयोडीन जुड़ेंगे तो 4 बॉन्ड बनाएंगे, अदरवाइज तो 2 ही बॉन्ड बनने थे, ठीक। बट अगर 4 आयोडीन बन जुड़ेंगे तो मेरे साथ 4 बॉन्ड बनेंगे, 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे जो पहले नहीं बनने थे, अगर ये पेयरिंग, ये पेयर्ड ही रहता है, क्योंकि फिर तो नहीं ना बनेगा कोवलेंट बॉन्ड 2 आयोडीन के साथ, क्योंकि एक आयोडीन यहाँ पे बनाएगा, एक आयोडीन यहाँ पे बनाएगा। तो उसने बोला कि चल जो 2 एक्स्ट्रा आयोडीन के बॉन्ड बनेंगे उसमें भी तो एनर्जी निकलेगी ना, क्योंकि बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो उस टाइम एनर्जी निकलती है ना, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी बन निकलती है, ये तो हमने पहले कई बार पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो इट मींस ये जो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, अगर ये ज्यादा एनर्जी बनाए उस एनर्जी से जो एक्साइटेशन के लिए लगनी है, फिर तो ठीक, फिर तो ये पॉसिबल है। जैसे मान लो अगर आपको 100 रुपए उधार लेना पड़े और आपको पता है कि आपने उस 100 को इन्वेस्ट करके 150 कमा लेना है, तो आप बोलोगे कोई नहीं 100 वापस कर देंगे, 50 फायदा ही हो रहा है ना। बट अगर उल्टा हो कि 100 उधार लेके आपको ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें 80 मिलेंगे वापस, तो आप वो वाला बिजनेस करोगे, नहीं करोगे। वैसे ही ये एक्साइटेशन के लिए एनर्जी लगेगी ज्यादा, बट जब आयोडीन के साथ ये 4 बॉन्ड बनेंगे, वैसे 2 ही बनते, बट 2 जो एक्स्ट्रा बनेंगे जो कि एक्साइटेशन की वजह से पॉसिबल हो पाए, ठीक, उस दौरान जो एनर्जी निकल रही है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है कि जितनी उसने ली है एक्साइटेशन के लिए उसको भी कंपनसेट कर पाए, ठीक है। क्योंकि लेड और आयोडीन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उसमें से कि 2 लेड आयोडीन जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे हैं उनकी वजह से उतनी एनर्जी मिल जाए जो एक्साइटेशन के लिए लगनी है। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो लेड है वो टेट्रा आयोडाइड नहीं बनाता। एक तो ये रीजन है, दूसरा रीजन आप ये भी कह सकते हो कि लेड जो है, एक तो पहले ही इसकी फेवरेट स्टेट +2 है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये +4 में जाएगा ही क्यों, और वो भी आयोडीन से, जो कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, ये तो वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैलोजेंस में से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है। तो आयोडीन इसलिए भी कैपेबल नहीं है कि वो लेड को +2 से +4 स्टेट में ले जाए, +2 में ही मैक्सिमम ले जा सकता है वो, ओके। तो इसलिए लेड टेट्रा आयोडाइड डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, रीजन ये लिखा हुआ है। उसके बाद heavier members like germanium to lead are able to make halides of formula this, मतलब डायहालाइड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है जब हैवियर के केस में इनर्ट पेयर आना शुरू हो जाएगा इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो आपका एलिमेंट है उसकी +2 स्टेट स्टेबल हो जाएगी, अगर उसकी +2 स्टेट स्टेबल है तो आपका उसका डायहालाइड भी बन जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ डायहालाइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डायहालाइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होती है, वो भी ऑब्वियस ही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होगा, और आपको पता है डाउन पे जो एलिमेंट है उसकी फिर +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, तो ऑब्वियस है उसका जो डायहालाइड होगा वो भी स्टेबल होगा, ओके। जैसे जर्मेनियम टेट्राहालाइड इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम डायहालाइड, बट लेड डायहालाइड इज मोर स्टेबल देन लेड टेट्राहालाइड। इसका रीजन साफ साफ कौन सा है, इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये जो बात बोली ना उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद एक और पॉइंट निकल के आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, CCl4 एंड अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजिली, सॉरी, एक्सेप्ट CCl4 एंड अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड। CCl4 को छोड़ के बाकी जो टेट्राक्लोराइड है, जैसे अपना सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम का टेट्राक्लोराइड, इनको आप हाइड्रोलाइज करवा सकते हो, ठीक है, बट CCl4 को आप हाइड्रोलाइज नहीं करवा पाते। क्यों? इसका क्या रीजन है जी?
अब इसका रीजन भी सुन लो, वेट अ मिनट, लेट मी, ओके, by water because the central atom can accommodate the lone pair of electron from oxygen atom of the water molecule to the in d orbital। अब इसका मतलब आपको भी समझ नहीं लगा होगा। देखो, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, आपका जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसकी वाटर से होती है रिएक्शन, बट वाटर, ये रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए शुरू में ऑक्सीजन को, जो आपका कंपाउंड है उसके सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डिंग करवाना जरूरी है। अगर ये बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, तो मुश्किल है कि आपके इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस हो पाए। और ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन तभी यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना पाएगा अगर आपके पास इस सेंट्रल एटम में एम्प्टी ऑर्बिटल हो। और आपको पता है सिलिकॉन, जर्मेनियम जितने भी हैं ये ग्रुप 14 वाले, इनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो होता ही है जो कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को अकोमोडेट कर लेगा। ओके, डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए सिलिकॉन अपना डी ऑर्बिटल यूज कर लेगा, बट कार्बन के पास वो फैसिलिटी नहीं है, कार्बन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाना बाय दिस वाटर इज नॉट पॉसिबल। तो शुरू में जब डेटिव बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो रिएक्शन का सवाल ही नहीं उठता। जैसे सिलिकॉन भी वाटर के साथ इसलिए रिएक्ट हो पा रहा है क्योंकि उसने पहले वाटर को अपने साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने दिया, फिर धीरे धीरे वाटर ने यहाँ से क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आ गया हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, और ऐसे ही उसने धीरे धीरे इन चारों क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया लाइक दिस, और क्या बन गया, सिलिसिक एसिड। ओके, ये जो बन गया दिस इज द सिलिसिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H4SiO4। बट कार्बन को छोड़ के बाकी सब ये चीज करवा सकते हैं, कार्बन नहीं करवा सकता। इसलिए जो CCl4 है वो कभी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं करवाता। ओके, बिकॉज इट कैन नॉट अकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम ऑफ द वाटर, वेयर एज सिलिकॉन इसलिए करवा पाया बिकॉज सिलिकॉन कैन अकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 11.6। दे आर सेइंग कि सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड इज नोन बट सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड इज नॉट। वैसे ये सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड बनेगा कैसे, जैसे हमने सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड बनेगा जब आपका ये वाली एक्साइटेशन हो प्लस ये जो दो डी ऑर्बिटल हैं इनमें दो क्लोराइड आयन जो हैं वो आपस में आकर डेटिव बॉन्ड बनाएं। ओके, बट ये कह रहे हैं कि ये वाला नहीं बनता, सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड इज नॉट फॉर्म्ड वेयर एज सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड इज फॉर्म्ड। व्हाई, उसका रीजन क्या है, 6 large chloride ions cannot be accommodated around silicon plus 4 due to limitation of its size। ओके, सिलिकॉन प्लस 4 का साइज बहुत छोटा है, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि छोटा सफेयर होगा उसको 6 बड़े बड़े सफेयर डायरेक्टली टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्लोरीन का एटम बहुत बड़ा होता है तो उसको तो 6 क्लोरीन डायरेक्टली टच कर ही नहीं सकते, इसलिए ये नहीं बन सकता। ओके, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इट्स साइज। दूसरा, interaction between the lone pair of chloride ion and Si+4 ion is not very strong। ठीक है, जो क्लोराइड आयन है उसके जो लोन पेयर हैं वो Si+4 के जो डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, उनके साथ बढ़िया तरह से इंटरेक्शन नहीं करवा पाएगा। ओके क्लियर, सो दैट्स व्हाई SiCl6 2 negative do not exist whereas SiF6 2 negative exist। whereas theoretically it can exist, theoretically हम कह सकते हैं कि ये exist कर सकता है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये exist नहीं करता। उसका रीजन यही है क्योंकि सिलिकॉन वो भी +4 स्टेट में इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है जो 6 क्लोराइड आयन को अकोमोडेट नहीं कर पाता अराउंड इट, मेन रीजन यही है। ओके तो यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जो मैंने आपको दी थी, हाइपोथेटिकल, एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली डू नॉट एग्जिस्ट, प्रैक्टिकली डू नॉट एग्जिस्ट। ओके क्लियर, चलो आगे हमारे पास है इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनामलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। जो कार्बन है, अब हम ट्रेंड के बारे में डिस्कशन करेंगे और कार्बन की डिस्कशन करेंगे। जैसे आपको पता ही है कि हर ग्रुप का पहला मेंबर
थोड़ा सा अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट ही चलेगा। ओके, तो सिमिलरली लाइक फर्स्ट मेंबर ऑफ अदर ग्रुप्स, कार्बन ऑल्सो डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप ड्यू टू स्मॉलर साइज, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, higher ionization enthalpy, and unavailability of d orbitals. In carbon, only s and p orbitals are available for bonding, and therefore it can accommodate only 4 pair of electrons around it. This would limit the maximum covalence to the 4, whereas other members can expand their covalence due to the presence of d orbital. ये अभी हमने देखा था कि जो आपका सिलिकॉन है वो अपनी कोवलेंसी 6 तक एक्सपेंड कर सकता है, बट कार्बन जो है वो अपनी कोवलेंसी 4 से ज्यादा एक्सपेंड कर ही नहीं सकता। ओके, कार्बन ऑल्सो हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तभी तो आपने देखा होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाता है, कार्बन ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड बन जाता है, कार्बन सल्फर का भी बॉन्ड बन जाता है, और कार्बन नाइट्रोजन का भी ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस वजह से पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना पाया ये कार्बन। ओके, और इसी वजह से कार्बन एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज द कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है अपने जैसे ही दूसरे एटम के साथ स्ट्रांगली जुड़ जाना। मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ स्ट्रांगली जुड़ जाता है, और इवन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना के तो और स्ट्रांग हो जाता है। ओके, उसका रीजन भी यही है, कार्बन कैटिनेशन शो इसीलिए कर पाता है। ग्रुप 14 में से कार्बन ही सबसे बढ़िया कैटिनेशन करवाता है, और कोई तो करवाता ही नहीं है। हाँ, सिलिकॉन करवाता है कुछ हद तक, ठीक। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो एक तो स्मॉल साइज का है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इस वजह से ये कैटिनेशन शो करवाता है। ओके, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाई कार्बन शो कैटिनेशन, क्योंकि इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड small size and also tetravalent, that is the reason for the catenation। ओके, इसलिए आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखो तो वो बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू बाकी ग्रुप मेंबर के सिंगल सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखे तो। इसी वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर पाता है, और इसकी वजह से ही लार्ज नंबर ऑफ चेन्स बन पाती हैं कार्बन एटम्स की। ओके, और इसलिए आपके पास मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर अवेलेबल, जिनके लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी अलग एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ही बनी हुई है कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर, जिसको हम पढ़ेंगे आफ्टर दिस चैप्टर। ओके, उसके बाद ये 10th वाला काम आ गया, तो इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स किसको बोलती हैं? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट विच आर डिफरेंट फिजिकली। ओके, जैसे फिजिकली डिफरेंट होने का मतलब क्या है? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। लाइक कार्बन के 3 एलोट्रॉप मेन है, डायमंड, ओके, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। वैसे इसका जो पूरा नेम है वो बकमिंस्टर फुलरीन है। ओके, और इसको बकी बॉल्स भी बोला जाता है, ठीक। और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनमें थोड़ा सा बॉन्डिंग में डिफरेंस होता है। जैसे डायमंड के केस में आपके पास नेटवर्क ऑफ बॉन्ड बना होता है, कोवलेंट बॉन्ड, in which each carbon atom is forming 4 covalent bond with other 4 carbon atoms। okay, clear? Graphite के केस में each carbon atom is bonded to 3 carbon atom with a strong bond, whereas fourth bond is not formed, and the layers are formed like this। okay, and the layers are interacting with each other with the van der Waals force of attraction। okay, और फुलरीन के केस में फुलरीन की शेप कैसी होती है ये भी आपको 10th में आप पढ़ के ही आए हो। बकी बॉल्स जैसे फुटबॉल टाइप शेप होती है, ऐसा फुटबॉल जिसमें पेंटागनल और हेक्सागनल पैटर्न्स हैं, और हर पैटर्न का जो एज है उस पे एक ऑक्सीजन एटम है। और ये जो फुटबॉल है इसमें 20 हेक्सागन्स हैं और 12 पेंटागन्स हैं, और टोटल 60 कार्बन एटम्स हैं ये वाले। ओके, मतलब बेसिकली देखा जाए तो कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर, फुलरीन। बट तीनों में से सबसे स्टेबल फॉर्म किसको माना जाता है? ग्रेफाइट को। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ग्रेफाइट इज थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 0 माना जाता है। थर्मोडायनामिक्स में हमने ग्रेफाइट की ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 0 माना था। और
जो स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 माना जाएगा, तो बाकी जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो उसके रिस्पेक्ट में उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताई जाएगी। जैसे डायमंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 190 किलो जूल पर मोल है, और फुलरीन की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 38.1 किलो जूल पर मोल है। कहने की बात ये है कि ग्रेफाइट नेचर में खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। और आप कह सकते हो कि डायमंड और फुलरीन को बनाने के लिए एनर्जी लगती है, जो कि ये है। ओके, हालांकि जो कार्बन है वो अदर फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कोक, चारकोल, यू कैन से जो कोक, चारकोल, ब्लैक कार्बन, इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बट ये थोड़ी सी इनमें इम्प्योरिटी होती है। दीज ऑल आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और फुलरीन, तो दैट्स वाई आप इनको एलोट्रॉप नहीं बोलते। ओके, उसके बाद यूजेस ऑफ कार्बन है। दिस टॉपिक आई एम आल्सो स्किपिंग, आपने यूजेस पढ़ लेनी है, आपको पता ही है कि कार्बन के यूजेस कहाँ कहाँ हैं। जैसे कार्बन में के यूजेस में आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ग्रेफाइट के यूजेस बता दो, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर एंड ऑल्सो अ गुड सॉलिड लुब्रिकेंट। डायमंड के यूजेस बता दो, आपको पता ही है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, इसी वजह से इसको कटर्स में यूज किया जाता है। उसके बाद जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है, हालांकि उसके अभी यूजेस इतने क्लैरिफाई नहीं है, बट हाँ ये सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है, ये सेमीकंडक्टिंग नेचर का होता है, तो इसलिए ये सर्किट्स वगैरह में यूज होता है, जो हमारे मोबाइल के सर्किट्स वगैरह हैं उसमें यूज होता है, लैपटॉप्स, मोबाइल। ओके, तो ये यूज आप लोग एक बार एक गो थ्रू हो जाना इसको। नेक्स्ट है आपके पास सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन के कुछ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कार्बन में तो हमने दो ही चीजों की डिस्कशन करनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन। अभी आपको लग रहा होगा यार कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी यूजफुल सब्सटेंस, इंपॉर्टेंट, ये तो पॉल्यूटेंट है, ठीक है, बट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। कैसे, उसकी बात बाद में, पहले प्रेपरेशन। सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन कैसे कर सकते हो, अगर आप कार्बन की इनकम्प्लीट कंबस्शन करवाओ। इनकम्प्लीट कंबस्शन कैसे होती है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देनी है आपने, तो कार्बन की इनकम्प्लीट कंबस्शन पे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का एक और तरीका है, आप फॉर्मिक एसिड की डिहाइड्रेशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2S जहां भी डिहाइड्रेशन करवानी हो ना, वहां पे H2SO4 को ही यूज किया जाता है, क्योंकि H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, और टेम्परेचर आपने रखना है 373 केल्विन, तो वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ओके, और एक और तरीका था कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का, ये हमने पिछले चैप्टर, पिछले नहीं, पिछले से पिछले चैप्टर हाइड्रोजन में पढ़ा है, कि कोक के ऊपर से स्टीम पास करवाओगे तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर बनता है, जिसको कलेक्टिवली हम वाटर गैस बोलते हैं। ओके, या सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। बट अगर आप कोक के ऊपर से स्टीम पास करवाने की बजाय कोक के ऊपर से आप एयर पास करवाओ, आपको पता है एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही तो मेन होती हैं, तो होता क्या है, कोक और एयर मिलके, हीटेड एयर और कोक मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, नोट कर लेना। व्हाट इज द प्रोड्यूसर गैस, 1 मार्कर बन सकता है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोड्यूसर गैस, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर गैस। ओके, और ये जो वाटर गैस है विच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और ये जो प्रोड्यूसर गैस है विच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल हैं, ये फ्यूल की तरह काम करते हैं। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर गैस और इन प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर कंबशन, क्योंकि अभी कार्बन मोनोऑक्साइड की फर्दर कंबशन हो सकती है, तो ये एक गैसेस फ्यूल का काम करता है, क्योंकि फर्दर कंबशन के बाद ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कैन अंडरगो फर्दर कंबशन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद लिबरेशन ऑफ हीट। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड एक इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह एक्ट कर सकता है, बट हाँ वैसे ये पॉइजनस होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए इट इज वेरी वेरी डेंजरस अगर इनहेल करते हो तो। ओके,
और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी है। अब आप बोलोगे सर वो कैसे? कार्बन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन+2 फॉर्म में होता है, बट कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, जिसमें कार्बन+4 स्टेट में है। तो ऑब्वियस है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा फटाफट से, और जिसको लूज करके इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या कर देगा? रिड्यूस ना। तो ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड्स। सभी मेटल ऑक्साइड को ये रिड्यूस कर सकता है, बट एल्कली एल्कालाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम और फ्यू ट्रांजिशन मेटल्स को रिड्यूस नहीं कर सकता। बाकी सभी मेटल्स के ऑक्साइड को ये रिड्यूस कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए 10th में हमने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था ये चीज? ये हमने पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में। हम कहते हैं ना कि ओर्स से बनते हैं, ओर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को। ओके, तो ओर्स में जो मेटल होता है उसको पहले पहले ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद तो उस ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल बनाया जाता है ना। तो ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए आप कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज कर सकते हो। जैसे आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। और ये आपका प्योर आयरन और जिंक बन रहा है। ठीक है, बस हाँ, कि कार्बन मोनोऑक्साइड एल्कली, एल्कालाइन, एल्यूमिनियम और कुछ एक ट्रांजिशन मेटल्स, इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता, बाकी सभी को रिड्यूस कर सकता है। ओके, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको दिख रहा होगा कि इट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस, क्योंकि ये डोनर का काम कर सकता है ना। एक कार्बन के ऊपर लोन पे है, एक ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे है, तो इस साइड से भी डोनेट कर सकता है, इस साइड से भी डोनेट कर सकता है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ डोनर and react with the certain metal when heated to form metal carbonyls। ठीक है, इसके इसी लोन पेयर की वजह से क्या होता है, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके डोनर की तरह काम कर देता है और कंपाउंड बना लेता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपाउंड बन जाते हैं मेटल के साथ, उनको पता क्या बोलते हैं? उनको एक स्पेशल नेम दिया गया है। क्या नेम दिया गया है? मेटल कार्बोनिल्स। इसकी डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे, बट वो 10+2 में है। ओके, उसके बाद the highly poisonous nature of carbon monoxide arises because of its ability to form complex with हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ओके, कॉम्प्लेक्स बनाता कैसे है? अपने इस कार्बन के लोन पेयर के थ्रू, जिसकी वजह से अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन दी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बनता है वो 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से। जिसकी वजह से एक बार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो गया हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो उसको छोड़ता ही नहीं है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर नहीं पाता, क्योंकि जिस साइड से इसने ऑक्सीजन उठानी थी उस साइड पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड लगा है, वो भी स्ट्रांगली 300 टाइम्स। ओके, दिस प्रिवेंट हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल कॉर्पस, एक मिनट रुको, कॉर्पस्कल्स फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन around the body and ultimately resulting in the death। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बनता है ये आपको पता ही है, ये आप देख लेना खुद ही रिएक्शंस। ओके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही हमारी बॉडी में, ब्लड में खासकर, कार्बोनिक एसिड बनता है, जो कि अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है। और इसी कार्बोनिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी में एक तरह से बफर बन जाता है, बफर सिस्टम बन जाता है कार्बोनिक एसिड और उसके कार्बोनेट आयंस का, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड का पीएच है वो 7.26 से 7.42 रहता है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ही जरूरी है जितनी ऑक्सीजन। अदरवाइज हमारे ब्लड का जो पीएच है वो गड़बड़ा सकता है। मान लो आपने कोई ज्यादा तीखी चीज खा ली, ठीक है, ज्यादा एसिडिक कोई चीज कंज्यूम कर ली, उससे तो आपके ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके ब्लड में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी सेल्स वगैरह हैं, ओके, एग्जैक्ट टर्म मेरे को बायोलॉजी की नहीं पता उनके लिए क्या होती है, जितने भी सेल्स वगैरह जो भी हैं वो तो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पीएच पे ही रिटेन रह पाते हैं। उस पीएच को मेंटेन करके कौन रखता है?
कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड आपके ब्लड में क्यों है? क्योंकि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वाटर के साथ डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और कार्बोनिक एसिड अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में आके बफर सिस्टम बनाता है जो ब्लड का पीएच 7.26 से 7.42 मेंटेन करने में हेल्प करता है। Being acidic in nature, it combines with alkalis to form metal carbonates. एसिडिक नेचर के होने की वजह से ये अल्कलीज के साथ कंबाइन होकर मेटल कार्बोनेट्स बनाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने किया हो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई जाए तो क्या होता है, आपके पास सोडियम कार्बोनेट बनता है। ओके, ये तो सिंपल रिएक्शन ही है, गॉट इट। तो ये मेटल कार्बोनेट बन रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई जाए तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, जिसको ये दिस इज द टेस्ट, दिस इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि ये लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाता है, ये लाइम वाटर ये मिल्की हो गया। ओके, उसके बाद ये हमारी लाइफ के लिए इसलिए भी जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आपका ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, प्लांट्स भी क्या खाएंगे और हमें भी क्या खिलाएंगे, है ना। उसके बाद बट अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा। अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा तो ग्लेशियर मेल्ट कर जाएंगे, ग्लेशियर मेल्ट कर जाएंगे तो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे, और आ भी रहे हैं, हर साल आते ही है। मुंबई में फ्लड आता है, हर साल आता है। 2 दिन बारिश पड़ जाए, तीसरे दिन आधे इलाके डूबे होते हैं मुंबई के। ओके, उसके बाद जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ ड्राई गैस यूज, ड्राई आइस यूज होता है, जो कि रैपिडली एक्सपैंड करती है। जैसे वो देखा नहीं है स्टेज पे धुआं कर देते हैं जब भी कोई, वो क्या बोलते हैं, जैसे रॉक स्टार कोई परफॉर्म कर रहा है तो स्टेज पे धुआं कैसे होता है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बस रख दो, उसकी वजह से एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वो एक्सपैंड रैपिडली करती है, इसकी वजह से वो धुआं सा दिखता है। ओके, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका टेम्परेचर भी बहुत लो होता है, तो इसलिए एज अ रिफ्रिजरेंट और फ्रोजन फूड में ये यूज होती है, उनको फ्रीज करके रखने में। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होती है, कोक वगैरह हम पीते ही हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स मिली होती है उसके सिरप में। ओके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होती है। तो यूरिया क्या है, फर्टिलाइजर। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर एक बार बना दूं मैं, ये है, कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2, और जब 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हो तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन कौन सी होती है, sp। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की हाइब्रिडेशन कौन सी है, sp। और कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, ये वाले। ओके, ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बना है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, नहीं सॉरी, ये वाला डबल बॉन्ड अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएं, ओके, नहीं उल्टा बोल गया मैं, ये वाला लोन पेयर अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आ जाए और ये वाला डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएं, तो आपके पास ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर ये वाला लोन पेयर यहाँ पे आ जाए ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो इसलिए ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपके पास O नेगेटिव और ऑक्सीजन पॉजिटिव ये बन जाएगा। दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी देयर। मतलब एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड के ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। ओके, और मेन बात नोट करने वाली क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडेशन में होता है। क्यों? क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड ही बनाने हैं उसने। 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, sp। उसके बाद अब सिलिकॉन के कंपाउंड्स पे आ जाओ। सिलिकॉन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नाउ सिलिकॉन का कंपाउंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, 95% of the earth crust is made up of silica and silicates. Silicon dioxide, commonly known as silica, occur in several crystallographic forms. Different crystallographic forms में exist करता है सिलिका। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइडाइमाइट are some of the crystalline forms of the silica। मतलब different crystalline forms में exist करता है। अब ये crystalline forms में क्या होता है, अब आप बोलोगे सर आपने एलोट्रॉप्स बोली थी पहले टर्म, चलो वो तो हमें उससे तो हम थोड़ा फेमिलियर थे। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होती है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में आप ऐसे बोलो कि
जैसे यार ये नहीं होता, NaCl का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, लाइक दिस, ठीक। तो ये ये हो गया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बट अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके नया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है, तो वो हो गया सेकंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बाकी डिटेल में हम +2 में कर लेंगे, ओके। तो ऐसे ही आपके पास सिलिका की जो 3-4 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, एंड दे कैन बी इंटर कन्वर्टेबल, इनको आपस में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हो, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म को दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ओके। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ कोवलेंट 3 डायमेंशनल। अब आप बोलोगे नहीं 3 डायमेंशनल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो 2 डायमेंशनल होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा होना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है। कैसे? ऐसे 3 dimensional network solid in which each silicon atom is covalently bounded to the tetrahedral manner to the 4 oxygen atom। नाम इसका चाहे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ओके, बट एक्चुअल में ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये क्या करता है, जैसे मान लो ये एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड था, ये दूसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड था, ये तीसरा, इन्होंने डिसाइड किया हम आपस में एसोसिएशन करवा के एक पॉलीमर सा बना लेते हैं, 3D जाइंट मॉलिक्यूल बना लेते हैं, क्योंकि इससे उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। इसीलिए तो सिलिका जो है वो सॉलिड होता है या विस्कस लिक्विड होता है, उसका रीजन यही है। अदरवाइज गैस ना होता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ओके। The entire crystal may be considered as a giant molecule in which 8 membered rings are formed। ये 8 membered rings बनी है ना, काउंट करो कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 member रिंग बनी हुई है, फॉर्म्ड विद अल्टरनेट सिलिकॉन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे एक जाइंट रिंग बन जाती है, ओके। उसके बाद सिलिका क्या होता है वैसे, जो ग्लास होता है ना, ग्लास, ये जो आपकी स्क्रीन लगी है ये ग्लास की है, ग्लास सिलिका से ही बनता है, ओके, क्लियर। ग्लास हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज भी एक तरह का ग्लास ही होता है जो थोड़ा सॉलिड होता है, जो इजीली टूटता नहीं है, ओके। ये सारा क्या है, ये सिलिका से ही बने हैं, इनमें मेन कंपोनेंट सिलिका ही होता है, ओके। एंड सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज मोर almost non-reactive because of very high silicon oxygen bond enthalpy। ये सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए इसी का ग्लास बनता है। जैसे आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जो कंटेनर हैं वो सिलिका के ग्लास के बनते हैं, और ग्लास किसका बना है, सिलिका का, ओके। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जैसे हम एक क्वेश्चन आया था 10th में, मैंने करवाया था ये, कि हाइड्रोजन फ्लोराइड को आप ग्लास कंटेनर में स्टोर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड सिलिका के साथ रिएक्ट कर जाता है, ग्लास इज मेड अप ऑफ सिलिका, ओके। इट इज रेजिस्टेंट, इट रेजिस्ट द अटैक बाय हैलोजेंस, ये हैलोजेंस का अटैक भी सह लेता है, रेजिस्ट कर देता है। डाइहाइड्रोजन एंड most of the acids and metal even at elevated temperature, however it is attacked by hydrogen fluoride and NaOH। इसलिए आप देखोगे कि कभी भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना के आपको कभी भी सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप उसको ग्लास कंटेनर में रखो, स्टोर करो। हालांकि ये नहीं कि एकदम से रिएक्ट कर जाएगा, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ तो ये एकदम से रिएक्ट कर जाता है, ओके। बट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट होने में टाइम लगाता है, कि जैसे दिन लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे, ऐसे, ठीक है। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को कभी भी आप इसका सोल्यूशन बनाते टाइम ग्लास यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने एक आधा दिन में ही तो एक्सपेरिमेंट करके खत्म कर देना, उसको खाली कर देना। बट अगर आपने NaOH स्टोर करना है तो उसके लिए ग्लास में स्टोर करना इज नॉट फेवर्ड, क्योंकि सिलिका विल रिएक्ट विद दी सोडियम हाइड्रोक्साइड, या उसके लिए स्पेशल ग्लास होते हैं जिनमें सिलिका नहीं होता, सिलिका को कोई सब्सटीट्यूएंट होता है, ओके। क्वार्ट्ज इज एक्सट्रीमली यूज्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। जो क्वार्ट्ज है, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ही एक क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म है, तो वो एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल किसको बोलते हैं, पीजो का मतलब होता है प्रेशर, मतलब जो किसी भी मैकेनिकल फोर्स को, मान लो आपने उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स लगाई, उसको रिस्पॉन्ड करें, उसके जैसे कई ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आप उसके ऊपर प्रेशर लगाओगे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगे। दैट टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड एज द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। प्रेशर नहीं, मतलब किसी भी तरह का कोई मैकेनिकल फोर्स लगाओगे, दे विल कन्वर्ट दैट मैकेनिकल फोर्स इनटू सम अदर एक्शन, ओके। दैट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड एज द
piezoelectric materials, and it has made possible to develop extremely accurate clocks, modern radio, television broadcasting, मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन। जो सिलिका जेल है, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ही बनती है, इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट। वो होती है ना, गोलियां पड़ी होती हैं, जब भी आप कोई नया वाटर कंटेनर लेके आओ, चाहे बॉटल लेके आओ, चाहे टिफिन लेके आओ, ओके, नया बर्तन दो, जो भी लेके आओ, प्लास्टिक का स्पेशली, उसमें पड़ी होती हैं आगे अंदर सिलिका जेल, इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, क्योंकि ये वाटर को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड एज अ सपोर्ट फॉर क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट। अभी ये क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल क्या चीज है, इसको छोड़ो, इतना याद रखो कि सिलिका जेल का यूज क्या है, एज अ ड्राइंग एजेंट और एज अ कैटलिस्ट, दैट्स इट। उसके बाद लास्ट है सिलिकॉन्स। जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन सिलिका है, उसका लास्ट नहीं, वैसे सेकंड लास्ट है, दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन किनको बोलते हैं, जिनमें दिस टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट विल बी देयर, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर। ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर होता है। ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर का मतलब, सिलिकॉन तो है ही है, साथ में इसके साइड में ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं। ऑर्गेनिक ग्रुप जैसे मिथाइल हो गया, बेंजीन भी हो सकता है, ओके, ये कुछ भी हो सकता है यार। और ऐसे फिर ऐसे करके बड़ी बड़ी चेन्स बन रखी हैं जिसमें ये बार बार रिपीट हो रखा है। कैसे, सिलिकॉन आर आर, ठीक, उसके बाद फिर आगे यही चीज, सिलिकॉन आर आर ओ, फिर यही चीज सिलिकॉन आर आर ओ, ठीक है। इसको फिर ऐसे कट शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब ये जो सिलिकॉन्स हैं ये सिलिकॉन्स बनते कैसे हैं, उसका स्टेप्स देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इनकी प्रेपरेशन, तो इसको ध्यान में रखना। एल्काइल क्लोराइड, जैसे यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लिया है, ये मिथाइल और इसके साथ क्लोरीन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। वैसे यहाँ पे आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा सिलिकॉन बनाना है। जैसे यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लिया, उसको सिलिकॉन से रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास डायमिथाइल डाइक्लोरोसिलिकॉन बन जाएगा, ओके। और उसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा, आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये है, जिसमें आगे पीछे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, ऊपर नीचे दो मिथाइल ग्रुप हैं। तो ऐसे कितने सारे मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और जो दो जैसे ये वाला OH और ये वाला OH आपस में रिएक्ट जब करेगा तो होगा क्या, इनमें से वाटर निकलेगा और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगा, और ये दोनों आपस में लिंक कर जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ही इसमें से होगा, इसमें से वाटर निकलेगा, सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगा और ये दोनों लिंक कर जाएंगे। तो ऐसे करते करते ये सारे आपस में लिंक हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा बीच में, और वाटर जो है वो निकलेगा, ठीक। और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, क्योंकि आप एक दो यूनिट नहीं, ऐसे कई सारे यूनिट जोड़ोगे, ठीक है, हजारों में ऐसे यूनिट जोड़ोगे आप, जिसको बोलेंगे पॉलीमराइजेशन, ठीक। और उसके बाद आपका क्या होगा, एक पॉलीमर बन जाएगा जिसको सिलिकॉन बोलते हैं, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो फिर ये रिएक्ट करता ही जाएगा, कितनी बड़ी चेन बन जाएगी, चेन खत्म कैसे करेंगे, चेन की टर्मिनेशन कैसे करेंगे, चेन लेंथ को कंट्रोल कैसे करेंगे। मान लो आपने 100 यूनिट रखने हैं ऐसे वाले, एक पॉलीमर में सिलिकॉन के आपने 100 यूनिट रखने हैं, यहाँ पे 100 रखना है, बट आपका तो सिलिकॉन रुकेगा ही नहीं, वो तो आगे से आगे कंबाइन होता जाएगा, जितना उसमें ये डालते जाओगे उससे कंबाइन होके अपनी चेन की लेंथ और बढ़ा लेगा। तो चेन की लेंथ को कंट्रोल कैसे करते हैं पॉलीमराइजेशन में, पॉलीमराइजेशन 10+2 में है डिटेल में, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा इसके बाद। ये चेन की लेंथ को कैसे कंट्रोल करते हैं पॉलीमराइजेशन में, चेन की लेंथ को कंट्रोल करने का तरीका होता है कोई ना कोई ब्लॉकर डाल देना, जो चेन की लेंथ को ब्लॉक करे। जैसे यहाँ पे ये है ब्लॉकर, अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो वही मॉलिक्यूल है, ऐसे वाला ही है, नहीं जी, इसकी एक साइड में मिथाइल है, ये सिर्फ इस साइड से रिएक्ट करवा सकता है, इस साइड से रिएक्ट नहीं करवा सकता। तो इट मींस जब ये चेन में ये लग जाएगा उसके बाद फर्दर रिएक्शन बंद हो जाएगी, ऐसे, तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी, उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये कौन सा स्टेप था, चेन टर्मिनेटर स्टेप, इसको चेन टर्मिनेटर स्टेप बोल सकते हो आप, ओके। तो ऐसे आपकी बनती है सिलिकॉन, और इसकी प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये जो सिलिकॉन है ये वाटर रिपेलेंट होती है, क्योंकि सिलिकॉन की पूरी जो चेन है, ये जो चेन चल रही होगी उसके ऊपर और नीचे ये कौन से ग्रुप हैं,
एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, हमने टेंथ में, आपने टेंथ में पढ़ा होगा, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर रिपेलेंट होते हैं, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो इसलिए जो सिलिकॉन है, silicon being surrounded by non-polar alkyl groups are water repelling in nature. ओके जैसे मान लो आप अपनी कार के शीशे पे, जो आपका फ्रंट पे ग्लास है, उसके ऊपर सिलिकॉन की कोटिंग कर दो, तो उसके ऊपर वाटर जो है वो ज्यादा देर रुकेगा ही नहीं, वो एकदम से नीचे गिर जाएगा जैसे आप डालोगे। ओके बिकॉज सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलिंग। ओके दे हैव इन जनरल हाई थर्मल स्टेबिलिटी इनकी हाई है, टेम्परेचर पे डिकम्पोज नहीं होते, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस टू दी ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंट होते हैं, ये इजीली रिएक्ट नहीं करते। दे आर यूज्ड एज सीलेंट, जहां पे मान लो मॉइस्चर आ रहा है या कहीं से जैसे कहते हैं ना छत टपक रही है, तो वहां पे एज अ सीलेंट यूज कर सकते हैं, और ग्लासेस में एज अ सीलेंट यूज होते हैं ये। ओके ग्रीसेस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड फॉर वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स, बीइंग बायोकम्पैटिबल। बायोकम्पैटिबल मतलब ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नहीं सॉरी ये बायोडिग्रेडेबल है सिलिकॉन्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स, क्योंकि इनको डिकम्पोज किया जा सकता है, प्लास्टिक की तरह नहीं है जो डिकम्पोज नहीं हो सकता, जो हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए। ओके उसके बाद व्हाट आर सिलिकॉन्स, ये तो अभी बता ही दिया आपको। उसके बाद लास्ट में आता है सिलिकेट्स। व्हाट आर सिलिकेट्स? A large number of silicates materials exist in nature. Some of the examples are feldspar, zeolite, feldspar, zeolites, mica, asbestos। ठीक है zeolite का आपने सुना ही है, बाकी एक दो और भी हैं। The basic structural unit of silicate is this. सिलिकेट का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? SiO4 4 नेगेटिव, ठीक, ऐसा ये है उसका बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। आपके पास कई तरह के सिलिकेट होते हैं। इन सिलिकेट्स ईदर द डिस्क्रीट यूनिट इज प्रेजेंट, जैसे ये वाला हो सकता है कि एक ही यूनिट प्रेजेंट हो, वो डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट हो, और a number of such units are joined together via corner by sharing 1 2 3 4 ऑक्सीजन पर सिलिकेट यूनिट। हो सकता है कि आगे से आगे इनकी आगे शेयरिंग हुई पड़ी हो। ओके when silicate units are linked together they can form chain, ring, sheet, three dimensional structures। ओके जिसकी वजह से इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं। ये अपनी आप रेफरेंस बुक से देखना, प्रदीप की रेफरेंस बुक से आप देखना, इसमें 3 4 टाइप्स बनाई होंगी उन्होंने। ओके वो देख लेना आप लोग। सो दैट्स इट, दीज आर द टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। उसके बाद नेगेटिव चार्ज ऑन सिलिकेट स्ट्रक्चर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन। जैसे मान लो अगर जितने भी नेगेटिव, मान लो इसने लिंकिंग करवाई है आगे से आगे, बट जो थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज रह जाएगा उसको क्या करेगा, उसको कोई ना कोई मेटल आयन जो है वो कंपनसेट कर देगा एज अ काउंटर आयन आके। ओके टू इंपॉर्टेंट मैन मेड सिलिकेट्स आर ग्लास एंड सीमेंट। सीमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिलिकेट। ओके तो सोचो सीमेंट के बिना आप इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ को? मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि सीमेंट के बिना घर बार रोड्स वगैरह जो भी हैं बनी है, आई थिंक वो एग्जिस्ट नहीं करती। ओके और सीमेंट इज मेड अप ऑफ सिलिकेट्स। उसके बाद एंड में है जियोलाइट। जियोलाइट इज आल्सो सिलिकेट्स, ये इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये आपका होमवर्क है, इसको एक बार गो थ्रू करना। बट इससे गो थ्रू होने से पहले जो मैंने आपको एक काम दिया कि सिलिकेट्स के डिफरेंट टाइप्स की डायग्राम आप देख लेना अपनी रेफरेंस बुक से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, उसको देखने के बाद इस जियोलाइट को पढ़ना, ये वाली, बस इतना ही पढ़ लेना बहुत है। ओके और जियोलाइट्स की एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन तो आपको पता ही है कहाँ पे, एज अ ट्रीटमेंट फॉर हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में एज अ आयन एक्सचेंजर। ओके चलो
सो ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट इज डन। इसकी एनसीईआरटी, इसकी एनसीईआरटी और एस ब्लॉक की एनसीईआरटी वो अभी मैंने करवानी है, ठीक है। तो वो कल मैं इसकी एनसीईआरटी करवाऊंगा पहले, ओके।